अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये वीडियो बेसिकली सेकंड पार्ट है केल्विन साइकिल की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डायग्रामेटिकल व्यू ऑफ केल्विन साइकिल। पिछली वीडियो में हमने केल्विन साइकिल को डिटेल से पढ़ा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लें ताकि आज की वीडियो आपको डिटेल से समझ में आ जाए। तो चलते हैं केल्विन साइकिल की तरफ। लेकिन केल्विन साइकिल को रिमाइंड करने से पहले आपको रिमाइंड करना होगा कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं लाइट की प्रेजेंस में। और दोस्तों, फोटोसिंथेसिस के बेसिकली दो स्टेप्स है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड में एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्मेशन होती है। और दोस्तों, उसी एटीपी और एनएडीपीएच को फिर मजीद केल्विन साइकिल यूटिलाइज करता है। जो दूसरा स्टेप है फोटोसिंथेसिस का, उसे केल्विन साइकिल कहा जाता है। और दोस्तों, आमतौर पे केल्विन साइकिल इसीलिए इसे कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसकी डिस्कवरी जो की थी वो मेल्विन केल्विन ने की थी। तो इस साइंटिस्ट की बुनियाद पर इस रिएक्शन को, इस साइकिल को नाम दिया जाता है केल्विन साइकिल। दोस्तों, केल्विन साइकिल को डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इस साइकिल में लाइट की मौजूदगी नहीं होती या फिर इस साइकिल में लाइट की नीड नहीं होती। अब दोस्तों, केल्विन साइकिल को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों केल्विन साइकिल में लाइट की नीड नहीं होती, ये लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होता, इसीलिए इस रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। अगर हम मजीद देखें तो केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कहा जाता है। C3 साइकिल क्यों कहा जाता है दोस्तों, वो हम डायग्राम में डिटेल से पढ़ेंगे। अगर दोस्तों हम आपको एक समरी दें कि केल्विन साइकिल में बेसिकली होता क्या है, तो दोस्तों केल्विन साइकिल में प्रोडक्शन ऑफ शुगर होती है, यानी एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, उससे प्रोडक्शन ऑफ शुगर होती है। तो यही समरी है केल्विन साइकिल की। तो आइए नजर डालते हैं केल्विन साइकिल की डायग्रामेटिकल व्यू पर कि किस तरह दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर की फॉर्मेशन होती है। दोस्तों, ये बेसिकली एक साइकिल है, ये बेसिकली एक डायग्राम है केल्विन साइकिल की। और आपको याद हो कि केल्विन साइकिल बेसिकली 3 फेजेस पर मुश्तमिल है, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। चूंकि हमने यहाँ पे किस चीज की फॉर्मेशन करनी है, शुगर की, तो शुगर की फॉर्मेशन करने के लिए हमें 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल PGAL की फॉर्मेशन करनी होगी। तो अगर आपको याद हो हमने क्या कहा था, केल्विन साइकिल की जो ओवरऑल एक साइकिल है उसमें एक ही कार्बन फिक्स किया जाता है। चूंकि हम यहाँ पे 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो साइकिल को 3 मरतबा रन होना होगा, तभी जाके ये PGAL मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेगा जो 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। तो दोस्तों, हम चूंकि यहाँ पे 3 मरतबा तो साइकिल को रन नहीं कर सकते, तो हमने डायरेक्टली 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को उठाए हैं। मैंने दोस्तों यहाँ पे मेंशन भी किया है कि इंटरिंग 1 पर साइकिल, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पर साइकिल 1 ही इंटर होता है, एक ही इंटर होता है। लेकिन दोस्तों आपके और मेरे आसानी के लिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 3 कार्बन के मॉलिक्यूल लिए हैं। तो दोस्तों, आपको याद हो कि केल्विन साइकिल बेसिकली कहां पे अकर होता है, स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा इनसाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। तो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड होकर कहां पर आ जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड स्ट्रोमा में। और दोस्तों, स्ट्रोमा में पहले से एक मॉलिक्यूल जिसे राइबोलोज बाइफॉस्फेट कहा जाता है वो प्रेजेंट होता है। राइबोलोज बाइफॉस्फेट बेसिकली 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है जिसके दोनों तरफ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। तो दोस्तों, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ये बेसिकली आपस में इंटरेक्ट करके क्या चीज बना देते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स जो कि 6 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। दोस्तों, ये इंटरेक्शन कौन कराता है, एक एंजाइम जिसे रुबिस्को कहा जाता है। रुबिस्को का दूसरा नाम भी है जिसे राइबोलोज कार्बोक्सिलेज कहा जाता है। अब दोस्तों, रुबिस्को की प्रेजेंस में राइबोलोज बाइफॉस्फेट इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 कार्बन कंटेनिंग बना देते हैं, यानी दोस्तों 3 ऐसे मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसमें 6 कार्बन प्रेजेंट हो। लेकिन दोस्तों, यहां पे जो मॉलिक्यूल बना है ये स्टेबल नहीं होता, ये अनस्टेबल होता है। और इसी अनस्टेबल होने की वजह से दोस्तों ये मॉलिक्यूल बीच से टूट जाता है
और दोस्तों तीन तीन कार्बन पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल्स यानी 6 मॉलिक्यूल्स बना देते हैं किस चीज की, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड की। यहाँ पे दोस्तों 3 मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन चूंकि ये यहाँ बीच से टूट गए तो 3 2 6, तो ये 6 मॉलिक्यूल बना देते हैं फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड्स की। और यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि जो इनऑर्गेनिक कार्बन था वो ऑर्गेनिक में चेंज हुआ है। इसी को तो दोस्तों कार्बन फिक्सेशन कहा जाता है। कार्बन फिक्सेशन बेसिकली फेज कौन सा है, जिसमें एक इनऑर्गेनिक कार्बन को एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में फिक्स किया जाता है। अब दोस्तों चूंकि फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड एक एसिड है और इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, COOH। आमतौर पे इसे हम U भी लिखते हैं। तो दोस्तों यहां पे जो फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है उसे चेंज किया जाता है 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में, और यहां पे 6 ATPs यूटिलाइज होती है। एटीपी की यूटिलाइजेशन इसीलिए होती है क्योंकि दोस्तों इसे चेंज करना होता है 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में, यानी दूसरे तरफ भी फॉस्फेट की अटैचमेंट होती है। चूंकि यहां पर 6 मॉलिक्यूल है फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के, तो हमें 6 ही एटीपी चाहिए 6 मॉलिक्यूल 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड को बनाने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे 6 एटीपी तो यूटिलाइज हो गए हैं और यहाँ पे बन गया है 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। तो यहाँ से स्टार्ट होगा रिडक्शन का प्रोसेस। और रिडक्शन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूज ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड को चेंज किया जाता है फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड में। दोस्तों यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इस कार्बोक्सिल ग्रुप को हटाकर यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है। और आपको पता है कि अल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड OH। यहां पे दोस्तों 6 मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज हुए NADPH के, यानी दोस्तों NADPH जो H है वो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स में अटैच होकर फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड की फॉर्मेशन करता है। और दोस्तों यहाँ पे वाटर की एक मॉलिक्यूल को रिलीज भी किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे चूंकि 6 मॉलिक्यूल बने हैं फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड के, तो यहां से सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल आउट होगा साइकिल से, और बाकी के जो 5 मॉलिक्यूल है वो दोबारा से रीजनरेशन फेज में चले जाएंगे। और रीजनरेशन फेज में कैसे जाएंगे, जो 5 मॉलिक्यूल्स बचे हैं PGAL के, वो बेसिकली किस चीज की फॉर्मेशन करेंगे, राइबोलोज बाइफॉस्फेट की। और यहां पे 3 ATPs दोबारा से यूटिलाइज होंगी। यानी दोस्तों ओवरऑल जो रिएक्शन है उसको 3 मरतबा रन होना होगा, और तभी जाके वो एक PGAL का मॉलिक्यूल बनाएगा जो कि हाफ ग्लूकोज है। हमने डायरेक्टली 3 मॉलिक्यूल्स लिए थे ताकि हम PGAL की फॉर्मेशन कर सके। अब दोस्तों ये एक PGAL मॉलिक्यूल बेसिकली 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, और ये बाय नेचर शुगर है लेकिन हाफ ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करने के लिए दोबारा से 3 मरतबा केल्विन साइकिल को रन करना होगा और एक दूसरा PGAL का मॉलिक्यूल बनना होगा, तभी जाके ये 2 PGAL के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेंगे। तो दोस्तों ओवरऑल जो केल्विन साइकिल है उसमें बेसिकली कितने ATPs यूज हुए, 6 यहाँ पर यूटिलाइज हुए और 3 यहाँ पर, तो टोटली 9 ATP यूज हुए और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH यूटिलाइज हुए। और दोस्तों इस ओवरऑल जो केल्विन साइकिल है उसमें एक PGAL का मॉलिक्यूल यानी 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल बना। तो दोस्तों अगर हमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन करनी होगी तो इस साइकिल को 6 मरतबा रन करना होगा। तो सिंपली आप इसका डबल कर ले, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, यानी 18 ATPs यूज होंगे और 12 NADPH यूटिलाइज होगी, तभी जाके एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। तो दोस्तों मैं एक क्विक रिव्यू करता हूं केल्विन साइकिल की। बेसिकली केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से आते हैं जिसे प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को बेच दिया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा में पहले से राइबोलोज बाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो इस इनऑर्गेनिक कार्बन के साथ इंटरेक्ट करके किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं, 3 ऐसे मॉलिक्यूल्स बना देते हैं जो कि 6 कार्बन पर मुश्तमिल हो। लेकिन दोस्तों ये मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल होते हैं और इस अनस्टेबिलिटी की वजह से ये बीच से टूट जाते हैं और 6 मॉलिक्यूल्स बना देते हैं फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के। अब फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में बेसिकली कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इस फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड को चेंज किया जाता है 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में
फॉस्फेट की एडिशन की वजह से। और ये फॉस्फेट कैसे ऐड होगा, यहाँ पे 6 एटीपीज यूटिलाइज होंगी और जो एटीपीज का फॉस्फेट है वो यहाँ पर अटैच होगा और 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनाएंगे, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। फिर दोस्तों इस कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव किया जाएगा बाय रिड्यूसिंग ऑफ NADPH इनटू NADP। और दोस्तों ये 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड को चेंज किया जाएगा फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड में, जो कि एक एल्डिहाइड शुगर है। यानी दोस्तों 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड को चेंज किए जाएंगे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड में। और ये चेंज कैसे होंगे, बाय द हेल्प ऑफ NADPH। जो NADPH का H है वो यहाँ से निकलकर PGL मॉलिक्यूल में आएगा और दोस्तों यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज किया जाएगा। अब दोस्तों चूंकि यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ PGL बने हैं तो यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल निकलेगा, बाकी जो 5 मॉलिक्यूल ऑफ PGL थे वो दोबारा से चले जाएंगे रीजनरेशन फेज में। 5 मॉलिक्यूल PGL की दोबारा से चले जाएंगे रीजनरेशन में और दोबारा से रब्यूलोज बाइफॉस्फेट की फॉर्मेशन करेंगे। तो दोस्तों 5 मॉलिक्यूल्स जो PGL के वो अगर रब्यूलोज बाइफॉस्फेट की फॉर्मेशन करते हैं तो उसके लिए इनको दोबारा से 3 ATPs दरकार होंगे, यानी 3 ATPs दोबारा से यूटिलाइज होंगी। तो ओवरऑल एक मॉलिक्यूल ऑफ PGL को प्रोड्यूस करने के लिए 9 ATPs और 6 NADPH के मॉलिक्यूल्स यूज हुए हैं। तो दोस्तों PGAL बेसिकली एक ऐसा शुगर है जिसमें 3 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं और ये हाफ ग्लूकोज होता है। तो अगर हमें एक दूसरा मॉलिक्यूल चाहिए PGL का तो हमें केल्विन साइकिल को 3 मरतबा दोबारा रन कराना होगा, तभी जाके हमें एक दूसरा मॉलिक्यूल मिलेगा PGL का। और दोस्तों इन दोनों मॉलिक्यूल को फिर मिलाकर ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए बेसिकली हमें कितने ATPs दरकार है, सिंपली इसी के डबल यानी 2 9 18 ATPs और 2 6 12 NADPH दरकार है ग्लूकोज की फॉर्मेशन करने के लिए। दोस्तों हमने यहाँ पर आपके आसानी के लिए 3 मॉलिक्यूल्स उठाए थे। वैसे दोस्तों केल्विन साइकिल के एक साइकिल में सिर्फ एक ही कार्बन इंटर हो सकता है, यानी 3 मरतबा ये केल्विन साइकिल रन होगा तभी जाके ये एक मॉलिक्यूल ऑफ PGAL को रिलीज करेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं बस एक कमेंट करके। मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज। अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीन से तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।